डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रायन है और मैं पेरिस शहर का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ड्रेन क्लीनर हूं। साधारण शब्दों में कहूं, मैं गटर को साफ करने का काम करता हूं। मेरी एक टीम है, लेकिन कभी कभी मुझे खुद ही उन पाइप्स में उतरना पड़ जाता है। कभी कभी तो हमें ब्लॉकेज मिलती है, तो कभी कभी उन पाइप्स के अंदर कुछ ऐसा चेक करने के लिए भेजा जाता है जो ना सिर्फ अड़चन बन रहा है, बल्कि कुछ ऐसा जो किसी ने फेंका हो और वो खतरनाक साबित हो सकता है। ड्रेनेज क्लीनिंग का काम बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं। आपको लगता होगा कि गंदगी में हमें घुसना पड़ता है, भले ही हमारे कपड़े पूरी तरह से पैक्ड होते हैं, एक बूंद तक हमारे कपड़ों के अंदर पहुंच नहीं पाती, लेकिन कई बार उन पाइप्स में से एसिड बह रहा होता है और वो एसिड हमारे ना सिर्फ कपड़ों को नष्ट कर सकता है, बल्कि हमें भी ऐसी बीमारी दे सकता है जो ताउम्र हमारे साथ चिपक जाए और हमें मौत के मुंह तक ले जाए। वैसे मैं स्टॉर्म ड्रेनेज का काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए प्रमोशन के बाद से मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। 5 सालों से ये मैं काम कर रहा हूँ और अब सिर्फ स्टॉर्म ड्रेनेज का ही काम करना पड़ता है। यानी जब बारिश का मौसम आने वाला हो, पाइप्स की क्लीनिंग करनी पड़ती है ताकि बारिश का पानी शहर में कहीं भी रुक ना पाए। 5 सालों में शहर के कोने कोने को जानता हूँ, किस तरफ से कौन सी पाइप निकलती है, किसका साइज कितना बड़ा है और किसका कितना छोटा है। जब बारिश होगी, तूफान आएगा, पानी भरेगा, तो ब्लॉकेज किस तरफ आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। अब तो इतना एक्सपीरियंस है, ये सब मुझसे पूछा जाता है। इस बार भी साउथ साइड ड्रेनेज में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी और मैंने अपने कलीग्स को कह दिया, मैं खुद जाकर देख कर आता हूँ। अगर अड़चन बड़ी हुई फिर तो मैं सूट पहन कर आऊँगा, लेकिन अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई मैं मशीन से चेक करके पता लगा लूँगा। मैं खुद जाकर आता हूँ। मेरे साथी वहाँ ऑफिस में ही रहना पसंद करते हैं। कभी कभी काम के लिए बाहर जाना पड़े और उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट में आ जाए, ऐसा चाहते हैं। वो निकम्मे हैं, लेकिन सीनियर होने के नाते दबाव बनाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ढील भी देनी पड़ती है और उस समय खुद काम करना पड़ता है। ऐसा ही अब मैं करने वाला था। साउथ साइड पहुंचने के बाद उन पाइप्स को चेक करने के लिए मेरे हाथ में वो ब्लूप्रिंट था। देखने लगा मैं, ये पाइप्स इस तरफ जाती हैं, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा सीलन कैसे आ चुकी है? कहीं ना कहीं से तो लीकेज हो रही होगी ना। लीकेज ऊपर की तरफ से हो रही होगी कि जब बारिश हो रही है उस समय सीलन ज़्यादा आ रही है। वो सड़क थी, वहाँ पुरानी इमारतें बनी हुई थीं। छोटी छोटी ये इमारतें लगभग 100 साल पुरानी थीं और उनकी दीवारों पर सीलन आने लगी थी, और जो सड़क थी वो भी गीली गीली रहती बिना बारिश के भी, और सबको लगने लगा था साउथ साइड में लीकेज हो रही थी। तो मुझे देखने में ही ये पता लग गया बिल्कुल। लेकिन क्या मैं नीचे जाकर चेक कर सकता हूँ? नीचे पानी भरा होगा? नहीं, मैं वो क्लीनेज वाली पाइप के अंदर घुसकर देखता हूँ कहीं लीकेज का पता चलता है या नहीं। लेकिन उसके अंदर जाने के लिए भी मुझे वो सूट पहनना था, तो ऑफिस में आकर सूट पहनकर जल्दी से मैं वहाँ पहुँच चुका था। मेरे साथ एक साथी था जो बाहर रुकने वाला था और मैं उन गंदी पाइप्स में जाने वाला था। अंदर पहुँचने के बाद मैं लीकेज की पहचान करना चाहता था, लेकिन कमाल की बात थी, वहाँ सिर्फ 2 पाइप्स होनी चाहिए, लेकिन पानी तीसरी तरफ से आ रहा था। तो तीसरी तरफ ऐसी क्या चीज़ है? हल्का सा छेद हुआ था और उस छेद से जब भी बारिश होती पानी ऊपर से निकलकर किसी तीसरी जगह पर जा रहा था। यहाँ पर तो तीसरी जगह होनी ही नहीं चाहिए, 2 पाइप्स निकलती हैं। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, बड़ा सा गार्डन था पीछे। गार्डन में
मैं देखने लगा कोई नीचे जाने का और कोई रास्ता है। और इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि पेरिस शहर टनल्स के ऊपर बना हुआ है, प्राचीन टनल्स। कुछ लोग कहते हैं वो टनल्स में मिट्टी भर दी गई है, कुछ कहते हैं कि टनल्स की जानकारी झूठी है। लेकिन उस गार्डन में एक ऐसी पुरानी कब्र बनी हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी और ऊपर सलाखें लगाई गई थी। दरवाज़ा लगाया गया था जिसका ताला पूरी तरह से गल चुका था, कोई भी उसे खोल सकता था। लेकिन ऐसे हिस्सों को श्रापित माना जाता है, खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। मेरा तो ये काम है। ये काम करने के लिए वो दरवाजे को खोलकर जब मैं नीचे देखने लगा तो नीचे जाने का रास्ता था, यानी नीचे कोई टनल होगी या छोटा सा तहखाना ही बना होगा। जब मैं नीचे पहुंचा, ये कोई छोटा मोटा तहखाना नहीं, सच में पुरानी टनल में जाने का एक जरिया था। ये टनल होगी लगभग 40 से 50 साल पुरानी, लेकिन जो 100 से 200 साल पुरानी टनल्स की बात की जाती है, इसकी दीवारें वैसी तो नहीं लग रही थीं। ये नई टनल्स होंगी। मैं उस टनल में थोड़ा आगे जाकर लीकेज की पहचान करना चाहता था और वहां उससे आगे जाने का एक रास्ता था। टनल का वो हिस्सा जो 200 साल पुराना लग रहा, और वहां पर पत्थर लगाए गए थे और उन पत्थरों के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। प्राचीन शिल्प कला लग रही थी। मुझे किसी को बताना चाहिए, ये मन में ख्याल आया। तभी ध्यान नीचे की तरफ पड़ा। नीचे एक पुराना सिक्का पड़ा था, चांदी का सिक्का जो हाथ में चमकने लगा। मैं हर किसी को बाहर आकर बता देता अगर मुझे वो चांदी का सिक्का ना मिला होता। लालच मेरे दिमाग में घर कर गई। यहां तो लगता है चांदी के सिक्के हो सकते हैं, और इस तरफ काफी आगे निकल आया हूं, यहां कोई आता जाता नहीं होगा। तो चांदी का सिक्का अगर मुझे मिला है एक, तो और भी हो सकते हैं। मुझे किसी को बताना नहीं चाहिए, यहां बार बार आना चाहिए, चेक करना चाहिए। जब पक्का पता लग जाए कि और सिक्के नहीं हैं तब बता दूंगा। तब तक देखता हूं कुछ और मिलता है या नहीं। लीकेज वाली वो पाइप इस टनल से बिल्कुल साथ में बनी हुई थी और एक जगह पानी भरा हुआ। इस बात का सबूत था कि उस पाइप से लीकेज होकर पानी इस तरफ आ रहा है। बदबू भी आ रही थी, पानी भी दिख गया और उसे बंद करने का तरीका भी जानता था। मैं अब उस सुरंग से बाहर निकला, पाइप में दोबारा गया। मेरा साथी बाहर ही खड़ा था, बहुत आलसी था। मैं घबराया हुआ कहीं वो पूछ ना ले अंदर क्या मिला है। और झूठ कभी कभी जबान से निकलता नहीं, सच निकल जाता है। गलती ना कर दूं मैं, लेकिन गलती नहीं हुई। वो तो उस गार्डन में लेटा हुआ अपने मोबाइल से चिपका हुआ था। मैं उस पाइप के अंदर गया, लीकेज वाले हिस्से को अच्छे से बंद किया। एक बड़ा लोहे का ढक्कन था जो शायद गलती से मुझसे ही खुला रह गया, जिस कारण पानी उस तरफ जाता होगा। मैंने उस ढक्कन को अच्छे से बंद किया। वो छेद जो उसके अंदर था वो बंद हो चुका था। अब वो प्राचीन सुरंगों में पानी नहीं जाएगा और मैं किसी और दिन आऊंगा। अपने साथी को कह दिया मैंने कि अब पानी उस तरफ नहीं आने वाला, ना सड़क पर सीलन आएगी ना उस तरफ वाले घरों में सीलन आएगी। अपने साथी को लेकर ऑफिस में पहुंच चुका था और मुझे एक बात का डर था। दिन के वक्त उस गार्डन में कभी भी मैं जाऊंगा तो कोई ना कोई मुझे देख लेगा उस दरवाजे को खोलते हुए, और वो कहेंगे कि मैं शापित दरवाजे को खोल रहा हूं और वहां पर एक कब्र भी तो बनी हुई है। तो मुझे ये काम रात को करना चाहिए। कोई भी इंसान ये काम ना करता, लेकिन लालच ने जो दिमाग में घर किया था, सोने का सिक्का भी मिल सकता है, अभी तो सिर्फ चांदी का मिला है, ये ख्याल लेकर रात के 11 बजे वहां पहुंचा था। 10 बजे तक तो भीड़ रहती है, 11 बजे पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। टॉर्च लेकर उस दरवाजे को खोलकर फिर से मैं उस सुरंग के अंदर था। चलते चलते लगभग 100 मीटर आगे तक जाना पड़ता और उसके बाद 200 साल पुरानी वो टनल्स नजर आती। पत्थरों से बनी हुई वो टनल्स, और उन पत्थरों के ऊपर कुछ लिखा गया था प्राचीन रोमन भाषा में, और मुझे वो रोमन भाषा नहीं आती, इसीलिए उसे समझ नहीं पाया। तलाश तो सिक्के की थी,
लेकिन थोड़ा आगे निकलने के बाद चांदी का एक और सिक्का मिल गया मुझे। लेकिन वो जो पत्थर थे उन पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनाई गई थी। वो बेहद डरावनी आकृतियां थी, चेहरे उकेर कर बनाए गए थे। उन चेहरों में जैसे कोई मुंह बना हुआ। वो चेहरों में कुछ ऐसा था जो डरावना था। वो थे उसके ऊपर बने हुए सींग। अगर किसी इंसान को डरावना बनाना हो तो बड़ी बड़ी आंखें बनाई जाती हैं, सींग कभी नहीं बनाए जाते। हमारी संस्कृति में सींग शैतानों के दिखाए जाते हैं। इसीलिए मुझे लगा इन दीवारों के ऊपर जो उकेर कर बनाया गया है ये शैतानों की आकृति है। लेकिन सिक्का चांदी का मिल गया। क्या मुझे और आगे जाना चाहिए? थोड़ा सा चलकर लगभग 20 मीटर और आगे गया था। मुझे एक और चांदी का सिक्का जरूर मिल गया, लेकिन अब ये सुरंगें और आगे की तरफ जाती थी और वहां निशान भी बड़े भयानक थे। मैं ना डरता, सिक्कों को ढूंढने की और कोशिश करता, अगर वो भयानक आवाज ना आई होती। ऐसी आवाज थी जैसे किसी शेर की आवाज होती है, या कहूं कुछ मगरमच्छ की आवाज की तरह। लेकिन ये सुरंगें बड़ी थीं, विशाल थीं। पेरिस शहर के नीचे हर तरफ फैली हुई ये सुरंगें वही सुरंगें हो सकती हैं। इसीलिए इसमें कोई जानवर भी तो हो सकता है। यह सोच जब मेरे अंदर आई, मुझे लगा मुझे बाहर निकलना चाहिए। मैं असुरक्षित हूं। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं यहां पर आया हूं। कभी किसी को बताकर आऊंगा। डरता डरता मैं पीछे की तरफ भागा, और जब मैं उस गार्डन में निकल कर आया था दरवाजे को वैसे ही बंद कर दिया। वो ताला ऐसा ही था, टेढ़ा करके बंद कर दो, किसी को पता नहीं चलता कि कभी उसे खोला गया है। मैंने उसे लगा दिया, किसी की नजर में नहीं आया था मैं। फिर क्या, गार्डन से बाहर निकला, घर पहुंचा। 2 सिक्के चांदी के जो अब मिले थे और एक सिक्का जो पहले मिला था। 3 चांदी के मोटे मोटे सिक्के देखकर मन में खुशी जागे जा रही। और अगले दिन सबसे पहले एक दुकान पर जाकर मैंने चेक करवाया ये सिक्के कितने के होंगे। कीमत ठीक ठाक मिल गई। इतनी तो मिल गई कि मेरी 1 महीने की तनख्वाह निकल सकती थी, और मेरी आंखें चमक गईं। जहां 1-2 सिक्के मिल सकते हैं वहां तो खजाना गड़ा हो सकता है। शापित जगह, जहां जाना कोई पसंद नहीं करता। अगर मैं वहां पर और सिक्के ढूंढने के लिए चला जाऊं, काम बन सकता है। लेकिन फिर उस जानवर का क्या? हो सकता है इन सुरंगों में कई जगह पानी भरा हो और वहां कोई मगरमच्छ रहता हो। सिक्कों को ढूंढते ढूंढते मैं वहां पर चला जाऊं और मगरमच्छ मुझ पर हमला कर दे, फिर मैं क्या करूंगा? ये भी सोच थी। और कल मैंने जो खुद को कहा था कि किसी को साथ लेकर आऊंगा, अब मैंने उस पर विचार किया। साथ लेकर तो आऊं, लेकिन सिक्कों का बंटवारा करना पड़ेगा। उसका क्या करूंगा? 4 सिक्के मिले तो सिर्फ 2 मिलेंगे, 2 तो देने पड़ेंगे। अगर उसने किसी और को बता दिया, फिर ऐसे तो खजाना भी मिल जाए, बंटवारा करते करते थोड़े ही हाथ में आएंगे। और ऐसा ना हो कोई धोखा दे दे, सरकारी एजेंसीज को बता दे, पुलिस को बता दे, फिर तो ठेंगा हाथ लगेगा। नहीं नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। जब तक सब कुछ मिल ना जाए मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे लगा मुझे कोई हथियार चाहिए होगा। उस हथियार को लेकर अगर मैं उस टनल के अंदर चला जाऊं, कोई जानवर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना ऐसा कोई जीव मगरमच्छ जैसा। तो मैंने एक बंदूक खरीदी। रुपए ठीक ठाक थे मेरे पास। वैसे भी पहले से मैं एक बंदूक खरीदना चाहता था, और काम भी तो आ जाएगी। कीमत तो शायद निकल ही जाएगी, और जहां पर खजाना रखा है बस उसे ढूंढ पाऊं। उस दिन रात को 11 बजे फिर से मैं उस टनल के अंदर गया था। धीरे धीरे चलकर वो पत्थर वाले हिस्से तक आखिरकार मैं पहुंच गया। अब दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज थी, क्योंकि आगे से जो आवाज़ आई थी बड़ी डरावनी थी, और मैं नहीं चाहता कि वो जो भी चीज़ थी मेरे करीब आए। लेकिन वो सिक्का तो ढूंढना होगा ना, चांदी का। धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते बढ़ते वहां पर ना तो बदबू थी और ना ही कुछ ऐसा जो मुझे नुकसान पहुंचाता शारीरिक रूप से। और मैं अब उस टनल के उस हिस्से तक पहुंचा
जहां तक पहले नहीं पहुंचा था। यहीं से आगे जब मैंने कदम रखा था तो वो भयानक आवाज आई थी। वहां टनल में कई जगह जाने के रास्ते थे और उन रास्तों के ऊपर कुछ न कुछ अजीबोगरीब निशान बनाए गए थे। अब 4 रास्ते थे और मुझे उन चारों में से चुनाव करना था। वैसे भी मैं काफी नीचे हूं, सही रास्ते पर जाना चाहिए। मुझे उस सुरंग के एक रास्ते से भयानक लेकिन हल्की हल्की आवाज आई तो मैंने चुनाव किया उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन अब 3 और रास्ते हैं तो मैं किस रास्ते पर जाऊं? सबसे पहले रास्ते का चुनाव किया क्योंकि वहां पर कुछ चमका था। जब मैं थोड़ा आगे गया मुझे एक और चांदी का सिक्का मिल गया। मेरी आंखें चमक गईं और मुझे लगा बस यहां पर चांदी का सिक्का है तो आगे भी चांदी के सिक्के ही मिलेंगे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इस टनल में भी वो आवाज आई। वो ऐसी आवाज थी जैसे किसी मगरमच्छ की हो या किसी शेर की हो। वो एक गूंज थी। ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि मैं काफी आगे तक निकल आया हूं। ऊपर कोई दुकान हो, कोई बड़ी मोटर चल रही हो या कोई फैक्ट्री हो जहां पर बड़ी मशीन चल रही हो जिसकी वाइब्रेशन नीचे तक आ रही हो। वैसे ये सुरंगें बहुत ज्यादा पुरानी हैं, अब तक टिकी हुई हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि नीचे की तरफ ये धंस जाएंगी। लेकिन पूरे पेरिस में ये फैली हुई हैं। कभी कभी किसी किसी जगह हादसे जरूर होते रहते हैं। जहां पर मुझे लगा कि ये सुरंग, ये पत्थर कमजोर हैं, वहां से निकल लूंगा। लेकिन अभी तो चांदी का सिक्का मिला है, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ने लगा था। डरने वाला मैं किसी से नहीं था। फिर से वो आवाज आई और इस बार वो आवाज काफी करीब से आई थी। लेकिन ये सुरंग का रास्ता आगे बंद था। तो आवाज कहां से आई? वहां मुझे एक पत्थर नजर आया। एक ढलान बनाई गई थी पत्थरों की और उसके नीचे एक बड़ा पत्थर जो ऊपर से खिसक कर नीचे गिरा होगा और इसकी ये आवाज आई। करीब से पत्थर को छूकर मैंने महसूस किया और ऊपर निशान भी बना हुआ था। मैंने दोबारा उस पत्थर को उठाने की कोशिश की लेकिन वो बहुत भारी था। बड़ा जोर लगाया तब जाकर उस पत्थर को मैं ऊपर रख पाया और फिर जोर लगाकर उसे धक्का देना पड़ा और जब नीचे घिसटता हुआ वो ढलान से गिरा तब उस ढलान से ऐसी आवाज आई थी पत्थर के घर्षण के कारण। ये आवाज थी जो गूंज रही थी। ये किसी मगरमच्छ या शेर की आवाज नहीं बल्कि पत्थर और घर्षण की आवाज थी। लेकिन डराने वाली बात तो यही थी ना, इस पत्थर को कौन ऊपर बार बार रखता है कि नीचे तक घिसट कर आने में ये आवाज आती है। मैं इस पत्थर को ऊपर सिर्फ इसीलिए रख पाया था कि जानूं, लेकिन अब मैं घबराने लगा था और वैसे भी रास्ता बंद था। तो मुझे लगता है मुझे पीछे हटना चाहिए और किसी और रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर तो कोई सिक्का मौजूद नहीं है। तभी मैंने दीवार की तरफ देखा। दीवार पर लोहे का जंग खाया एक पुराना औजार धसाया गया था। ध्यान से मैं उस औजार को देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहां पर कोई ना आया हो। उस औजार को जैसे ही मैंने खींचा उसी के साथ वो बड़ा पत्थर भी मेरे हाथ में आ गया और वो एक दीवार थी जिसके पार भी सुरंग का एक हिस्सा। दीवार से ये हिस्से को बंद किया गया था। घबरा गया मैं ये देखकर, इस जगह को बंद क्यों किया गया है? और देखने में ये पुराने पत्थर लग रहे हैं लेकिन ये सुरंग बहुत ज्यादा पुरानी है। और पत्थरों को हटाकर देखूं, रास्ता बंद तो है नहीं। मुझे आगे बढ़कर देखना चाहिए लेकिन आगे क्या है पहले देख तो लूं। मैंने आगे की तरफ टॉर्च की रोशनी मारी और मुझे कुछ चमकदार चीज दिखी। यकीनन ये एक चमकीली सी चीज है। सिक्का ही होगा चांदी का, चमक रहा है। जल्दी से जाकर ले लूं। चांदी और सोना आपकी नीयत बिगाड़ देते हैं, मेरी भी बिगड़ गई थी। मैं उन पत्थरों को हटाने लगा। वो दीवार ज्यादा मोटी थी ही नहीं। जैसे जैसे मैं उन पत्थरों को हटाता चला गया मेरे निकलने की एक जगह बन चुकी थी और जैसे ही वहां से निकलकर मैं उस चमकीली चीज को उठाना चाहता था, मैंने उठाया लेकिन वो चांदी का सिक्का नहीं था बल्कि वो चमकने वाली एक स्टील थी। धातु का चौकोर आकार का
कुछ था, ना तो इसे हथियार कहा जा सकता है ना औजार कहा जा सकता है। अरे यार, ये तो कोई और धातु की चीज है। चांदी का सिक्का तो यहाँ है नहीं। वैसे मैं काफी आगे निकल आया हूँ, मुझे रास्ता अच्छे से याद करना होगा। अगर मैं भटक गया तो पीछे जा नहीं पाऊंगा। अब मैं उससे भी आगे देखना चाहता था, आखिर क्या है। यहां पर छोटे मोटे धातु तो पड़े हुए हैं। तभी हल्की हल्की कुछ खुरचने की आवाज आने लगी, और वैसे मैंने यहां पर कई चूहे देखे थे। ऐसा लग रहा था कोई चूहा ही हो, लेकिन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा हो। ये उस सुरंग के आगे वाला वो हिस्सा था। जैसे ही चलते चलते मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने टॉर्च की रोशनी मारी और देखा ये आवाज क्या चीज कर रही है। मुझे वहां एक जानवर की छोटी सी हड्डी मिली। वो हड्डी जमीन पर पड़ी हुई थी और ऐसे हिल रही थी जैसे नीचे से किसी और चीज से चिपकी हुई हो। दाईं तरफ थोड़ी हिलती, बाईं तरफ थोड़ी हिलती। जैसे ही मैंने उसे छुआ, हाथ में पकड़ा, वो एक साधारण हड्डी थी। एक करिश्मा था जो मेरी आंखों के सामने हुआ और मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। सच में वो जो कहानियां सुनाई जाती हैं कि पेरिस की इन सड़कों के नीचे सुरंगें बनी हुई हैं और उन सुरंगों में कुछ अजीब चीज़ है। जो लोग उन सुरंगों में जाते हैं खो जाते हैं, और जो बचते हैं वो कहानियां सुनाते हैं भयानक से भयानक। वो बातें दिमाग में घूमने लगी थीं और उस हड्डी के टुकड़े को मैंने फेंका और बाहर की तरफ भागने लगा। जैसे ही मैं उस टूटी हुई दीवार से निकला, किसी ने पत्थर फिर से ऊपर रखा हुआ। ऊपर से वो पत्थर अपने आप नीचे की तरफ खिसका और वो आवाज फिर से हुई। मेरे हाथ पांव फूल गए। मुझे पहले लग रहा था यहाँ कोई और आता होगा किसी और रास्ते से, लेकिन अब तो साफ हो चुका था ये सब अपने आप हो रहा है। मैं जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहता था। 2 बार पीछे से वो पत्थर वाली आवाज हुई, जिसके बाद मैं इतना डरा हुआ कि जल्दी से मैंने ऊपर वाला दरवाजा लगाया, ताला लगाया और गार्डन से दूर निकल गया। गाड़ी लेकर मैं घर पहुंचा था और घर में आईने के सामने खुद को देखे जा रहा और खुद को मैं कह रहा था, मौत के मुंह से बचकर आया है तू, मौत के मुंह से। दोबारा वहां नहीं जाना, दोबारा वहां नहीं जाना। ये बातें मैं अपने आप किए जा रहा, लेकिन पूरी रात गुजारने के बाद जो रात को डर लग रहा था, दिन में वो डर धीरे धीरे कम हो गया। लालच फिर से मेरे मन में उभरने लगी थी। भले ही वो हड्डी आवाज कर रही थी, भले ही वो पत्थर अपने आप गिर रहा था, लेकिन सोने के सिक्के मिल रहे थे। तो मैं उस तरफ तो जाऊंगा नहीं, कहीं और जाऊंगा, शायद उस तरफ सोने के सिक्के हों। वहां पर तो सिर्फ वो धातु थी, चांदी के सिक्के नहीं थे। अरे चांदी के सिक्के, हाँ चांदी के सिक्के। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे चीजें मैं भूलने लगा हूं। जब मैंने उस सिक्के को देखा तो ध्यान में आया ये चांदी का सिक्का है। दिमाग में ये चांदी का सिक्का अपने आप सोने का सिक्का क्यों लगने लगा था। मुझे अब धीरे धीरे याद आने लगा कि सिक्के तो चांदी के मिले थे, लेकिन जब से मैं उस सुरंग में गया था, आज वापस आने के बाद मेरे दिमाग में सोने के सिक्के घूमने लगे थे। ये करिश्मा कैसे हुआ? शायद वहां कोई ऐसी गैस होगी जो दिमाग पर असर डालती होगी, लेकिन पूरा झूठ भी नहीं था। ये चांदी के सिक्के तो मैं लेकर आ रहा हूं ना। दिन के वक्त मुझे दोबारा तलब उठने लगी कि मैं उस सुरंग में जाऊं, दोबारा जाऊं, लेकिन इस बार मैं चाहता था कि कोई मेरे साथ आए, लेकिन कोई ऐसा हो जो ना सिर्फ मेरा मददगार बने, बल्कि उसे इन सुरंगों के बारे में कुछ जानकारी हो। मैं एक ऐसे इंसान को जानता था जिससे मेरी दोस्ती तो गहरी थी, लेकिन वो एक पागल इंसान है, अजीब। उसका नाम है बादशाह, जो कि ना सिर्फ जादू टोना करता है बल्कि एक टैरो कार्ड रीडर भी है। और जैसी वो दुकान चलाता है, उसकी दुकान में पैर रखते ही आपको डर का आभास हो जाता है और वो बातें अजीब करता है। कई बार मैंने उसे अपने भविष्य की जानकारी मांगी। हर बार वो जानकारी तो देता, लेकिन मुझसे कभी कीमत नहीं मांगी और कहता था दोस्ती कीमत होती है। मैं सीधा उसके पास पहुंच गया।
मुझे देखकर खुश था और मुझे देखते ही उसने कह दिया, जरूरी काम लगता है, चेहरा उतरा हुआ है, हालात बदले हुए हैं, किसी चीज से डरे हुए लग रहे हो, भविष्य जानना चाहते हो। मैंने कहा, मुझे भविष्य की जानकारी नहीं है, ना मैं जानना चाहता हूं। मुझे वर्तमान की जानकारी है और मैं उसे अच्छा बनाना चाहता हूं। मुझे एक मौका मिला है उसे अच्छा बनाने का। अगर तुम मेरी मदद करो, हम दोनों मिलकर दोनों के वर्तमान को अच्छा कर सकते हैं। मेरी ये बातें सुनकर बादशाह ने कहा था, तुम्हारी बातों में मुझे लालच की बू क्यों आ रही है? मैंने कहा, लालच नहीं, कुछ चीजें जो आपकी आंखों से ओझल हों, वो अगर आपको मिल जाएं तो आप फायदा तो कर सकते हैं ना। तुम हमेशा कहते हो चोरी चकारी करना, किसी और का हक मारना गलत होता है और कई बार कीमत को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा जो किसी का हो ही ना, कहीं दबा पड़ा खजाना, समझ लो मुझे मिल चुका है, लेकिन उसे पाना असंभव है, मुश्किल है। कुछ ऐसा देखने को मिला है मुझे जिस पर तुम भी यकीन नहीं करोगे। तब बादशाह ने कहा था कि तुम पहले ऐसी बातें नहीं किया करते थे। तुम पहले बातें करते थे कि जादू टोना नहीं होता, टैरो कार्ड रीडर से एक भविष्य की जानकारी तो मिलती ही है, लेकिन वो अधूरी जानकारी होती है, ज्यादातर तुक्के। अब तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कुछ ऐसा देख लिया है जिससे तुम भूत प्रेत पर, जादू टोने पर और ऐसी शक्तियों पर विश्वास करने लगे हो। ऐसा आसानी से तो होता नहीं। क्या देखा है तुमने? मैंने उसे आधा सच बताया। मैंने ये नहीं बताया कि सुरंग में जाने का रास्ता कौन सा है और कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन मैंने उसे कहा, मैं एक ऐसी जगह पर गया था जहां पर मैंने एक पत्थर को देखा जो एक ढलान पर जब घिसटता है तो आवाज करता है एक मगरमच्छ या किसी शेर की तरह, वो गर्जन। लेकिन जादू ये है कि पत्थर ऊपर कौन रखता है, वहां कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, मेरे सिवा शायद कई सालों से वहां कोई आया नहीं होगा, तो पत्थर ऊपर कौन रखता होगा। और मैं एक ऐसी हड्डी को देख कर आया हूं जो फड़फड़ाती है, हिलती है, अपने आप घिसटने की आवाज करती है, लेकिन कोई उसे छूता नहीं तो अपने आप वो हड्डी आवाज कैसे करती है। बादशाह पहले थोड़ा सा घबराया, फिर मुस्कुराया और कहने लगा, कमाल है, ऐसी चीज तुमने देखी, और क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? जगह की जानकारी तुमने नहीं दी है, इसका मतलब वहां कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें लालच दे रहा है। बता दो, घबराओ मत, मैं वादा करता हूं, कीमती चीज जो वो सब तुम्हारी, लेकिन जादुई चीज जो वो सब मेरी। वादा करो। उसने वादा मांगा था और मुझे यह बात सही भी लगी। मैंने कहा, वादा, जादुई चीज तुम्हारी, लेकिन अगर वो जादुई चीज कीमती हुई फिर वो मेरी, क्योंकि मुझे धन चाहिए और वहां पर धन है। उसने कहा, मुझे धन की जरूरत नहीं, तुम्हें क्या पता, सोने चांदी में ऐसी ताकतों को तोला नहीं जा सकता। एक जादूगर के पास ऐसी चीजें आ जाएं तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन मुझे धन की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा, जादुई चीजें मेरी। करो वादा। उसकी बातें सही थी, मैंने वादा किया और फिर मैंने उसे पूरा सच बताया, वहां कैसे जाना है और कैसे मुझे चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। मुझे लगा था वो खुश होगा, हैरान होगा, जैसे मैंने उसे बताया, हिलती हुई हड्डी, अपने आप ऊपर चढ़ने वाला पत्थर, वो हैरान हो गया था, खुश हो गया था। चांदी के सिक्कों के बारे में सुनकर ज्यादा खुश नहीं हुआ, कहने लगा, अच्छा सिक्के, ठीक है ठीक है, और बताओ, और क्या देखा? मैंने कहा, चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, हो सकता है बड़ा खजाना हो सकता है एक पूरा का पूरा कमरा हो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ। उसने कहा, उससे मुझे कोई फायदा नहीं, कोई अजीब चीज, कुछ अजीब हो रहा हो, उसके बारे में बताओ। मैंने कहा, उसके बारे में मैं बता चुका हूं, इन चीजों को देखकर डरकर मैं भाग आया। तुम्हारी मदद चाहिए, वहां मुझे जाना है और हो सकता है कुछ ऐसा देखने को मिले जो हमें नुकसान पहुंचाए, कोई श्राप ना लग जाए। क्या तुम उसके खिलाफ कुछ करोगे, मदद करोगे? उसने कहा, हाँ, इसके लिए तो जान भी न्योछावर है। एक जादूगर के लिए जादू कितना जरूरी होता है तुम्हें मैं बता नहीं सकता। बताओ कब जाना है, मैं तैयार रहूंगा। मैंने कहा, आज रात 11 बजे
तुम 10 बजे तैयार रहना, 11 बजे वहां पहुंचेंगे और उसके बाद सुरंगें खतरनाक हैं, सोच लो, बाद में शायद मौका ना मिले। वक्त 11 बजे का था। मैं बादशाह के साथ उस जगह पहुंच चुका था। वो मेरे साथ नीचे उतरा और फिर इन सुरंगों को देखकर कहने लगा, ये 30 से 40 साल पुरानी लगती हैं। इन ईंटों का इस्तेमाल 40 साल पहले हुआ था। ये गार्डन के नीचे बनाई नई सुरंगें हैं। पुरानी सुरंग की तरफ जाने का क्या ये सीधा रास्ता है? मैंने हामी भरकर उसके साथ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते जब हम उस प्राचीन सुरंग की शुरुआत में पहुंचे, उन ईंटों को हाथ लगाकर वो घुटनों पर आ गया था, प्रार्थना करने लगा था और उन ईंटों को देखकर उसमें बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैंने कहा, ये प्राचीन सुरंगें हैं, क्या यहाँ आने पर ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए? उसने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता? ये सुरंगें पूरे पेरिस शहर में बनी हुई हैं, लेकिन ये वाले लाल पत्थर की बनी हुई सुरंगें, इसकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ये सबसे खास सुरंगें थीं। अगर मैंने इसकी पीछे की सच्चाई तुम्हें बताई, हो सकता है तुम अभी डरने लगो, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। बस इतना समझ लो, ये लाल पत्थर वाली जो सुरंगें हैं ना, इन्हें ढूंढने की कोशिश मेरे जैसे कई जादूगर करते हैं, लेकिन हम हमेशा उत्तर की तरफ से इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो प्राचीन हिस्सा है। किसी ने क्या सोचा होगा, यहाँ प्राचीन काल की सुरंगें एक गार्डन के नीचे बनी हुई हैं। यकीनन ये वो रास्ता है जिसे ढूंढने की कोशिश कई जादूगर कर रहे हैं, और तुमने इसे ढूंढा। ये मेरे लिए बहुत पवित्र है, इसीलिए घुटनों पर बैठकर मैंने प्रार्थना की है। तुम्हें प्रार्थना करने की कोई खास ज़रूरत नहीं। चलो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने लगे और उन पत्थरों पर भयानक भयानक चित्रण किए हुए थे। वो उकेर कर बनाई गई आकृतियां, जिसे हाथ लगाकर बादशाह ने कहा था। पता है तुम्हें ये आकार क्यों बनाए जाते हैं इन पत्थरों के ऊपर? इन आकारों का मतलब होता है कि हर एक पत्थर पर सबसे पहले शैतानी क्रिया से प्रार्थना की जाती है। हर एक पत्थर के इस्तेमाल से पहले शैतानी क्रिया की गई है, शैतानी प्रार्थना की गई है, तब एक एक पत्थर को लगाया गया है। और इन सुरंगों को इसलिए बनाया गया था कि उस समय अगर कोई युद्ध लग जाए तो बचने के लिए, शरण लेने के लिए शहर के लोग नीचे छिप पाएं। और तुम्हें पता है, कई बार यहाँ पर जब युद्ध हुए तो लोग शरण लेने के लिए नीचे पहुँचे, लेकिन फिर कहते हैं इन सुरंगों के हिस्सों में पहुँच गए। उसके बाद से वो लोग कभी बाहर नहीं निकले। 80,000 लोग थे जिनके कंकाल नहीं मिले, हड्डियां नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। वो जिंदा बचे या मारे गए, किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं यहाँ से ऐसा रास्ता है जो शैतानी दुनिया में जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसके नीचे ऐसी जगह है जहाँ फंसने के बाद कोई निकल नहीं पाता और वहीं पर मारा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सुरंगें इतनी ज़्यादा लंबी हैं कि फ्रांस के बाहर तक जाती हैं। तुम बताओ, किस पर यकीन करते हो? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे और हम उस पत्थर तक पहुंचे जो अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, फिर नीचे घिसटता है। बादशाह उस पत्थर के पास पहुंचकर कहने लगा, यह है वो पत्थर। अब तक मैंने वो आवाज़ सुनी नहीं। तुम कह रहे थे कि आवाज़ आ जाती है, लेकिन अब तक मैंने वो आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसे कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई रख कर जाता हो किसी और रास्ते से, लेकिन मैंने तो हमेशा इसे नीचे ही पाया। और जब मैं आगे गया था और दोबारा पीछे आया, उसके बाद किसी ने पहले से इसे ऊपर रखा हुआ था। बादशाह ने उस पत्थर को हाथ लगाया और कहने लगा, साधारण पत्थर, ये एक साधारण पत्थर है, इसमें कोई जादू नहीं है। उठाकर इसे ऊपर रखो, घिसट कर ये नीचे आता है, रख कर देखते हैं। मैंने उसकी मदद की। अब वो पत्थर हल्का महसूस हुआ। दोनों ने मिलकर उस पत्थर को ऊपर रखा, धक्का दिया, वो घिसटा। वो भारी आवाज़ आई जिसने हम दोनों को डराया। ये आवाज़ यहाँ पर ऐसे गूंज रही थी जैसे इसके सिवा कोई और आवाज़ आ ही न रही हो।
यकीन करने लायक बात यह थी कि अपनी धड़कन की आवाज़ यहाँ साफ सुनाई देती थी। ऐसी शांति थी। फिर आगे वाला वो दीवार पर बना हुआ छेद जिसे मैंने बनाया था। बादशाह को मैंने कहा, चलो आगे, तुम्हें वो हड्डी दिखाता हूँ। मुझे वो चांदी के सिक्के चाहिए। अगर तुम मेरे साथ और आगे चलो तो तुम्हें कुछ और देखने को मिलेगा। दीवार को पार करते ही बादशाह ने अपने कदम पीछे कर लिए और फिर उसने कहा, रुको, इससे आगे जाना मुझे खतरनाक महसूस हो रहा है। तुमने महसूस नहीं किया? एक अजीब सी ठंडक है आगे। और जहां ठंडक होती है, या तो मौसम ही ऐसा हो तो ठंडक होनी चाहिए, या ठंडक अपने आप एक झटके में पैदा हुई है, तो कोई शैतानी ताकत आसपास होती है। देखो, महसूस करो, ये ठंडक को महसूस करो। मैंने पहले इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे सुरंगों में पाइप के अंदर जाता रहता हूं। कई जगह ठंडक होती है, कई जगह नहीं होती। मुझे इसके बारे में पहले कोई खास पता नहीं था। बादशाह ने मुझे एक लोहे का प्रार्थना चक्र हाथ में थमा दिया। एक चक्र उसने पकड़ा हुआ और मुझे सतर्क किया, इससे आगे हम जा जरूर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये जो प्रार्थना चक्र है तुम्हारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। हो सकता है आगे हमें कुछ ऐसा देखने को मिले जो हम पर हावी हो जाए। जब तक ये प्रार्थना चक्र हमारे हाथ में है, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हमें बहकाया जाएगा इस प्रार्थना चक्र को छोड़ने के लिए। ऐसा नहीं कह रहा कि जरूरी ऐसा होगा, लेकिन अगर हुआ तो इसे छोड़ना मत। ये बात कहकर उसने अपना कदम आगे रख दिया। मैं भी जब आगे पहुंचा तो ठंडक का वो एहसास, फिर वही खुरचने की आवाज। ये आवाज मुझे पता थी किस तरफ से आ रही है, और मैं बादशाह के साथ उस तरफ बढ़ने लगा। बार बार वो मुझसे पूछ रहा था, क्या ये वही आवाज है? और मैंने उसे जवाब दिया, हाँ यही है। यही बड़ी अजीब सी कुरचने की आवाज, जैसे कोई चूहा कहीं छेद बना रहा हो, लेकिन ये एक हड्डी की आवाज है। हड्डी की आवाज। मैं घबरा रहा था, मुझे सांस चढ़ी हुई थी, लेकिन बादशाह जरा भी घबराया हुआ नहीं, बल्कि उत्सुक लग रहा था। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा और मुझसे पूछने लगा, किस तरफ जाना है? मैं उसे बताता चला गया, इस तरफ, दाईं तरफ। वो देखो, वो देखो, वो आवाज कर रही है हड्डी, वो हड्डी आवाज कर रही है। वो भागा भागा उस हड्डी के करीब गया, और जादुई हड्डी जहां पर मेरे हाथ से गिरी उसी जगह पर आवाज करने लगी। मिट्टी को एक तरफ कर दिया गया था। वो हड्डी अपने आप दाईं तरफ घूमती, बाईं तरफ घूमती, जैसे कोई पकड़कर उसे हिला रहा हो। बादशाह ने उस हड्डी को उठाया तो उसने आवाज करना बंद कर दिया, जैसे साधारण हड्डी हो किसी जानवर की। जैसे ही उसे जमीन पर फेंका, फिर से वो आवाज करने लगी। तब बादशाह ने मुझे कहा, तुम्हें पता है ये हड्डी किसकी है? ये कोई जानवर की हड्डी नहीं है, ये ना इंसान की हड्डी है। ये किसी ऐसे जीव की हड्डी है जो पाया नहीं जाता यहाँ पर, कहीं और से आया हुआ कोई जीव। कह सकते हो मुर्दों की दुनिया से आया हुआ कोई जीव, जिसे किसी ज़माने में मारा गया होगा, लेकिन उनकी हड्डियाँ, उनका मांस, उनके शरीर का एक भी अंग अगर बच जाए, दोबारा जिंदा होने की कोशिश करता है, बाकी बचे हुए शरीर को ढूंढने की कोशिश करता है। ये हड्डी बाकी शरीर को ढूंढने की कोशिश कर रही है, ज़्यादा नहीं हिल रही, मतलब बाकी सब कुछ नष्ट हो चुका है। जब तक ये हड्डी नष्ट नहीं होती, इसी तरह से आवाज़ करती रहेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। डरने की बात नहीं है, लेकिन एक संदेश है हमारे लिए ये कि आगे हमें और सतर्क रहना होगा। हम दोनों और आगे बढ़ने लगे, और हैरान करने वाली बात ये कि अब सिर्फ एक ही आवाज़ नहीं आ रही, ढेर सारी आवाज़ें आ रही थी खुरचने की। ख्याल जब इस चीज़ का आया तो होश उड़ गए, क्या आगे इतनी हड्डियां होंगी? लेकिन आगे ढेर सारी छोटी छोटी हड्डियां बिल्कुल एक जैसी, हर एक हड्डी बिल्कुल एक जैसी थी, और वो दाएं बाएं हिल रही, जिससे वहां बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही। तब मुझे इशारा करके बादशाह ने कहा था,
वो प्रार्थना चक्र गलती से भी छोड़ मत देना। हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां इतनी सारी शैतानी हड्डियां हैं, लेकिन ये अगर किसी एक ही जीव की हैं तो इन्हें आपस में जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये जुड़ नहीं रही हैं, मतलब ये अलग अलग जीवों की हैं। इतने जीव? क्या यहाँ इतने जीव थे? ये शैतानी जीव संख्या में इतने ज्यादा हो सकते हैं? वहां हमें 5 चांदी के सिक्के मिले। वो बादशाह ने मुझे पकड़ा दिए, उसके काम के नहीं थे। भले ही कुछ हड्डियां उसने अपने बैग में डाल ली थी और मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें कुछ पत्थर भी मिले। उन पत्थरों के ऊपर उकेर कर कुछ आकृतियां बनाई हुई थीं। रोमन भाषा में कुछ लिखा हुआ था और उन पत्थरों को समेटते हुए बादशाह बहुत ज्यादा खुश था। कुछ शिलापट थे जिसे वो उठाकर अपने बैग में रख रहा, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बता रहा। मुझे परवाह भी नहीं थी। मुझे चांदी के सिक्के चाहिए थे। कहाँ से आ रहे हैं ये चांदी के सिक्के? जब हम और आगे पहुंचे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी और बादशाह ने कहा, छिप जाओ छिप जाओ, आगे से आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे भी वो आवाजें सुनाई दी, जैसे 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हों, लेकिन फुसफुसाते हुए। ऐसा तो नहीं किसी को पता चल गया है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमें पकड़ने के लिए वो छिपे हुए हैं? हम भी एक जगह छिप चुके थे। टॉर्च को मैंने बंद कर दिया। घुप अंधेरा, लेकिन फुसफुसाने की आवाजें अब भी आती जा रही। तो बादशाह ने कहा, हमें आगे बढ़कर देखना होगा ये आवाजें कहां से आ रही हैं। हम आगे बढ़ने लगे और हमने आगे जो देखा उस पर क्या यकीन करते। फुसफुसाने की आवाजें बंद हो चुकी थी। आगे एक दरवाजा था। वो लकड़ी का चमकदार दरवाजा जैसे अभी बनाया गया हो, लेकिन आसपास की हर चीज पुरानी। और वो दरवाजा जिस दीवार पर लगा हुआ था वो पत्थर थे, उकेर कर बिल्कुल मुंह बनाए गए, इंसानी मुंह, जैसे हर एक ईंट इंसानी मुंह जैसी हो और एक साथ वो रखे गए हों। ऐसे पूरी दीवार बनी थी और वो सुरंग का सबसे चौड़ा हिस्सा था। इतनी बड़ी दीवार और ये सारे मुंह, और वो फुसफुसाने की आवाज कहां से आ रही थी? मैंने बादशाह को कहा, ये आवाज कहां से आ रही थी? बादशाह ने कहा, ये बात मत सोचो कि आवाज कहां से आ रही थी, ये सोचो कि कहीं ये आवाज तो नहीं कर रहे थे। मैंने उसे कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा, यहां फुसफुसाने की जो आवाज आ रही थी तुम्हें क्या लगता है कहां से आ रही होगी? मैंने उसे जवाब दिया, कोई उस दरवाजे के पीछे है। वो मेरी तरफ घूरने लगा और फिर उसने कहा, गलती से भी दरवाजे को मत खोलना। ऐसी किसी भी जगह अगर कोई ऐसा दरवाज़ा नज़र आए उसे खोलने की गलती मत करना। सोच कर देखो, ऐसी जगह चमकदार नया दरवाज़ा क्यों लगाया गया होगा? अगर ये नया नहीं है, पुराना है, तो अब तक नया नज़र आ रहा है। कौन सी ताकत है जो इसे अब भी नया बनाए हुए है? उसके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैंने कहा, इसका पता हम लगा सकते हैं ना। वो देखो, उस दरवाजे के बिल्कुल आगे उसे छूता हुआ वो चांदी का सिक्का पड़ा है, उसे उठा लूं? उसने कहा, गलती मत करना, दरवाजे के पास मत जाना। मुझे लगता है हमें वापस जाना होगा, हमें पीछे जाना होगा। छोड़ो, हम आगे नहीं जाएंगे। ऐसा लगा जैसे बादशाह मुझसे नहीं बल्कि किसी और से बात कर रहे हों, किसी को कुछ सुनाना चाहते हों। और ये बात बन गई। फुसफुसाने की आवाज हुई सामने से, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। मेरा मुंह खोला का खोला रह गया। ये जवाब सामने बना वो पत्थर का मुंह दे रहा था। ऐसा लग रहा था किसी इंसान के चेहरे पर पेंट लगा दिया गया हो ताकि वो पत्थर का लगे। आंखें खोली उसने और कहा, जाओ मत, रुक जाओ। मैं तो घबरा गया। तब बादशाह ने कहा, हे भगवान, कैसी जगह पर आ गए हैं हम? तुम्हें क्या लगता है ये जो चेहरे हैं ये क्या हैं? ये इंसान है। किसी श्राप के कारण
ये चेहरे बन गए हैं, कैद हो गए हैं, वो जमीन में गड़े हैं, मुर्दे हैं लेकिन फिर भी मर नहीं रहे, ऐसे ही फंसे हुए हैं। इसके बाद सच में जितने मुंह बने थे उतनी आवाजें आईं। वो फुसफुसा रहे थे, मना रहे थे। मुझे वो कह रहे, तुम्हें वो सिक्के चाहिए, वो तुम्हारे सामने पड़े हैं, हाथ में पकड़ी उस चीज को फेंक दो, फिर तुम्हें वो सिक्के नजर आएंगे। उन्हें मेरे अंदर की लालच महसूस हो गई थी, लेकिन बादशाह की बातें मेरे दिमाग में थी। ये ताकतें इस प्रार्थना चक्र के कारण मुझ पर हावी नहीं हो रही हैं। हो सकता है अब तक मुझ पर हावी हो भी जाती, इसीलिए मैंने प्रार्थना चक्र को नहीं छोड़ा और मैं बादशाह के पीछे। तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगा। तब बादशाह ने एक मुंह से पूछा, कौन हो तुम, सच बताओ। उसने कहा, मैं भी यहां चांदी की तलाश में आया था और मैंने तो यहां अपने साथ कई और लोगों को देखा है। दरवाजे की दूसरी तरफ हैं वो, मैं बस इस तरफ थोड़ा सा मुंह निकाल कर बात कर सकता हूं। पीछे तो खजाना पड़ा है, दरवाजा खोल दो, मुझसे बात करना चाहते हो तो दरवाजा खोल दो। बादशाह ने कहा, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, पहले मुझे ये बताओ दरवाजे के पीछे क्या है, सच बताना। और उसने कहा, पीछे हमें कैद किया गया है, एक शैतान ने हमें कैद किया था, सच बोल रहा हूं, दरवाजा खोल दो, हमें बाहर आने दो। कोई खजाना नहीं है लेकिन मुझे पता है खजाने का रास्ता, अब तो दरवाजा खोल दो। बादशाह ने कहा, सच बताओ, अगर तुम सच नहीं बताओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकता हूं जब मैं जिंदा रहूं, और मैं जानता हूं दरवाजा खोलने पर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसा कहने पर हर एक मुंह गुस्से से लाल हो गया था। बिजली कड़कने लगी थी। उस दरवाजे के पीछे से ऐसी आवाज आ रही और किसी ने हाथ मारना शुरू कर दिया। कोई भयानक जीव जिसकी भारी भारी आवाज और जैसे भारी हाथ से धक्का दे रहा हो दरवाजे को, भूकंप के झटके महसूस हुए थे। और तब बादशाह ने कहा था, हे भगवान, ये साधारण दरवाजा है ही नहीं, ये साधारण दरवाजा है ही नहीं, ये किसी और दुनिया का दरवाजा है, ये सुरंग के आगे जाने वाला रास्ता नहीं, ये एक श्रापित दरवाजा है। मुझे लगता है पता चल गया है 80,000 लोग कहाँ गए थे। निकलो यहां से, इससे पहले ये हम पर हावी हो जाए, निकलो। वो जितने मुंह थे, कोई प्रार्थना कर रहा, कोई माफी मांग रहा, कोई धमकी दे रहा, कोई गालियां निकाल रहा, हर कोई चाहता था हम दरवाजा खोल दें, लेकिन प्रार्थना चक्र मैंने नहीं छोड़ा। बादशाह मेरे साथ भागने लगा और उसने कहा, निकलो। वो जो ताकत दरवाजे के पीछे है, अगर वो दरवाजा खोल दिया वो खींच लेगी हमें भी दरवाजे के पार। जब हम भागते हुए वापस आ रहे, रास्ते में पड़े चांदी के सिक्के नजर आए। पहले तो यहां पर थे नहीं, अब कहां से आ गए। मैं एक सिक्के को उठाना चाहता था, बादशाह ने रोका, लेकिन मैंने गलती की। जिस हाथ में प्रार्थना चक्र था, मैंने उसी हाथ से सिक्का उठाने की कोशिश की तो प्रार्थना चक्र छूट गया। ऐसा लग रहा था दीवारों से हाथ निकलकर मुझे पकड़ रहे हों, लेकिन एक प्रार्थना चक्र बादशाह के हाथ में था। उसने अपना हाथ आगे किया और कहा, इस पर हाथ रखो। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा जिसमें प्रार्थना चक्र था, तो वो हाथ जो मुझे पकड़ना चाहते थे वो पीछे चले गए दीवार के पार, और हम ऐसे ही हाथ पकड़कर भागे। और उसने कहा, ये चांदी के सिक्के जादुई हैं, ये आते रहेंगे क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ धातु है। उन्हें जो चाहिए वो जीवन है, और जीवन धातु से कीमती है। चांदी सोना सब धातु हैं, कीमत नहीं है असल में इसकी कोई, ये तो हमने बनाई है, ये कीमती वो कीमती। इसे उठाओगे तो गलती करोगे, गलती करोगे तो तुम्हें सजा मौत मिलेगी। हम ऐसे ही हाथ पकड़े हुए उसी छेद से बाहर निकले और बादशाह ने वहां पत्थर लगा दिए, वैसे के वैसे जैसे पहले थे। और फिर बादशाह ने कहा, यह सीमा है, इस सीमा से पीछे भी तुम्हें सिक्के नजर आते रहेंगे जो एक जादू से अपने आप लाए जाते हैं।
ताकि जो लालच करता है वो आए उस दरवाजे के पास। और तुम्हें क्या लगता है उस दरवाजे के पार क्या होगा? वो दुनिया के जीव। और अगर दरवाजे को खोला तो जो भी वहां मौजूद होगा वो उसे खींच लेंगे और हो सकता है वो आज़ाद हो जाएं। दोबारा इस जगह के बारे में किसी को मत बताना और ना दोबारा यहां पर आना। एक गलती हो सकता है मौत बन जाए। हम उस जगह से बाहर निकले थे सुरक्षित, और उसके बाद ऊपर का दरवाजा लगाकर मैंने ताला लगा दिया। रात का वक्त था, किसी ने हमें नहीं देखा और हम एक ऐसी जगह से आए थे जो मौत थी मौत। सोचता हूं आज भी उस दरवाजे के पीछे क्या था। वो कोई हल्की फुल्की चीज नहीं थी, जैसे कोई इंसान। हाथी के पैर का वजन भी इतना नहीं होता कि इतनी आवाज करे। वो कुछ बहुत भारी था जो दरवाजे के पीछे था। दरवाजा पुराना है तो नए जैसा क्यों लग रहा था? मुंह पत्थर के थे तो बोल क्यों रहे थे? दरवाजा खोलने को कह क्यों रहे थे? सवाल कई थे, जवाब मिल नहीं पाए, लेकिन बादशाह ने इतना कह दिया था। भूल जाना उस जगह के बारे में। सोचते रहोगे तो लालच आएगी और लालच हमेशा मौत तक खींच कर ले जाती है। वो एक चांदी का सिक्का अब भी मेरे पास मौजूद है जिसे मैं देखता रहता हूं, और एक अजीब सा जादू है उसमें। जितना देखता हूं मन करता है और इकट्ठे कर लूं, अमीर हो सकता हूं। जादू है उसमें, लालच अपने आप आने लगती है। मुझे क्यों लगता है मैं गलती कर सकता हूं, और अगर आपके मन में भी लालच आने लगी है, ये आपकी गलती नहीं, यह जादू है जो आपको कहने पर मजबूर कर देगा। मैं होता तो चांदी इकट्ठी कर लेता,